हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 12 के लिए वीडियो नंबर 2 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम फिर से कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि अपन पिछले वीडियो के अंदर इससे संबंधित इंपोर्टेंट जो 20 क्वेश्चन है जिसके ऊपर अपन बात कर चुके हैं, जिसमें अपन ने संसाधनों का जो संरक्षण है और जो वन है उनके लाभ या महत्व और वन्य जीव जो वन है उनके संरक्षण के जो उपाय है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अपन देख चुके हैं। तो लगभग 20 प्रश्न अपन ने पिछले वीडियो में देखे थे। अब देखो आज अपन क्या करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर अपन वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण, दूसरा वन्य जीवों का संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अपने परीक्षा में आ सकते हैं, तो उन प्रश्नों के ऊपर आज अपन बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात अपन देख रहे हैं जिसमें से रिक्त स्थान वाला जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो देखो प्रश्न क्या है, हमारे देश में भूमि का क्षेत्रफल संसार की भूमि के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि विश्व की कुल जैव विविधता में से 8.1% जातियां हमारे देश में पाई जाती है। तो ये जो है ये बात आपको रिक्त स्थान के अंदर पूछी जा सकती है, तो ये बात आपको नोट कर लेनी है। इससे पहले की सारी बातें पिछले वीडियो में आपको नोट करवा चुका हूं मैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का 2.4% है यदि भूमि की दृष्टि से देखें तो, लेकिन भारत के अंदर जो पाए जाने वाले जीव जंतु है वो विश्व के 8.1% है। कितने हैं? 8.1%। तो हमें ध्यान रखना रिक्त स्थान में ये दोनों जो बातें हैं हमें पूछी जा सकती है कि हमारे देश की भूमि का जो क्षेत्रफल है संसार की भूमि की क्षेत्रफल का मात्र कितना है? 2.4% है, जबकि विश्व की कुल जैव विविधता में से 8.1% जातियां हमारे देश में क्या होती पाई जाती है। अब इसके बाद में देखो क्वेश्चन देखते हैं कि वन्य जीवों के विलुप्त होने के कोई 4 कारण लिखिए। 2020 के अंदर बोर्ड एग्जाम 2020 के अंदर ये प्रश्न आया था कि वन्य जीवों के विलुप्त होने के कोई 4 कारण लिखिए। तो देखो 4 कारण कौन कौन से हैं। तो वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण निम्नलिखित है। तो इसमें पहला कारण है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। जो वन्य जीव है उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, इस कारण से वन्य जीव क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं। दूसरा है वन्य जीवों का अवैध शिकार। जो वन्य जीव है उनका अवैध तरीके से शिकार किया जा रहा है, इस कारण से भी वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं। तीसरा देखो प्रदूषण। वर्तमान में वायु प्रदूषण हो रहा है या जल प्रदूषण हो रहा है। तो मुख्य रूप से जो जल प्रदूषण हो रहा है और उस दूषित जल को पीने से वन्य जीवों की मृत्यु जल्दी हो जाती है, वो बीमार हो जाते हैं। तो प्रदूषण के कारण भी जो वन्य जीव है वो विलुप्त हो रहे हैं। और जो चौथा देखो कारण क्या है कि मानव और वन्य जीवों में संघर्ष होना। देखो कई सारी बस्तियां ऐसी होती है जो जंगल के आसपास बसी होती है। तो कई बार क्या होता है जो जंगल के जीव है, वन्य जीव है, वो बस्ती के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कोई शाकाहारी जीव है, मान लीजिए शेर या बाघ या बगेरा, इस तरीके का कोई जीव है, और यदि वो जंगल से मानव की किसी बस्ती के अंदर प्रवेश कर जाता है तो बस्ती वाले लोग क्या करते हैं, उस जीव को मार देते हैं, क्योंकि वो उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है, उनके जो पशुधन है उनको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए क्या करते हैं जो ग्रामीण लोग हैं वो उनको क्या कर देते हैं? मार देते हैं। तो मानव और वन्य जीवों में जो संघर्ष हो रहा है उसके कारण भी वन्य जीव क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं। तो इस तरीके से वन्य जीवों के विलुप्त होने के 4 कारण अपने को ध्यान में रखने हैं। देखो पहला क्या है, वन्य जीवों के विलुप्त होने के निम्नलिखित कारण है। तो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, वन्य जीवों का अवैध शिकार, प्रदूषण और मानव तथा वन्य जीवों में क्या होना? संघर्ष होना। ठीक है, तो आप ये दोनों बातें यहां से यहां तक की जो बातें हैं ये आप नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ठीक रहे भाई, बढ़ते हैं। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने।
वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के कोई 4 कारण लिखिए। देखो अभी अपन ने पढ़ा था कि वन्य जीवों के विलुप्त होने का एक कारण है कि उनके प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। तो अपन ये देखना चाहते हैं कि ये वन्य जीव है, इनके प्राकृतिक आवास जो है वो कैसे नष्ट हो रहे हैं या किन कारणों से वो नष्ट हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास के नष्ट होने के निम्नलिखित कारण है। तो इसमें पहला जो कारण है, मानव जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण मानव ने आवास, कृषि, उद्योग आदि के लिए वन भूमि का उपयोग किया, जिसके कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। तो इसमें पहला कारण क्या है कि मानव की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इस जनसंख्या के बढ़ने के कारण मानव को आवास के लिए, उद्योग धंधों के लिए, कृषि करने के लिए बहुत ज्यादा भूमि की आवश्यकता पड़ती है, और वो भूमि को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, जो जंगल है, जो वन्य जीवों का आवास स्थल था, जो जंगल थे, उसी को काट करके वो उस भूमि को क्या कर लेता, काम में ले लेता है। दूसरा देखो, जंगलों में खनन कार्य होने के कारण। देखो खनन कार्य का मतलब अपन जंगल से कोई खनिज निकाल रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई पहाड़ है, चट्टाने हैं, उनको तोड़ रहे हैं, तो वो सब खनन कार्यों की गिनती में आते हैं। तो जब जंगलों में खनन कार्य किया जाएगा, कोई कोयला या पेट्रोलियम या पहाड़ वहां का तोड़ा जा रहा है, तो वहां का आवागमन बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, वहां पर रहने वाले जो वन्य जीव है उनका आवास बाधित हो जाता है। भाई एक विशेष प्रकार के आवास में ही वो रहते हैं। अब वहां पर शोरगुल हो रहा है, तो वो जो वन्य जीव है उस आवास में ठीक प्रकार से रह नहीं पाते, वो दूसरी जगह पर विचरण कर जाते हैं। तो इस तरीके से वहां जो वन्य जीव रह रहे थे उनका आवास जो है वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। तीसरा देखिए आप कि समुद्रों में तेल टैंकरों के से तेल का रिसाव समुद्री जीवों के आवास को नष्ट कर रहा है। तो समुद्री जीव भी वन्य जीवों की श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। तो समुद्रों के अंदर तेलों का जो रिसाव हो रहा है टैंकरों से, उसके कारण समुद्री जीवों का आवास नष्ट हो रहा है। कैसे, देखो समझो, जो तेल होता है वो पानी के ऊपर एक परत बना लेता है, और पानी के ऊपर जब परत बन जाती है तो वायुमंडल से पानी के अंदर ऑक्सीजन घुल नहीं पाती। जबकि आप सब जानते हैं कि जो जलीय जीव होते हैं वो जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसी को श्वसन के लिए काम में लेते हैं। अब जब तेल की परत ऊपर बन गई है तो वायुमंडल से ऑक्सीजन जल में घुल नहीं पाती है, और जो जीव जंतु है जल के अंदर रहने वाले, उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में चौथा देखो आप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप आदि के कारण भी वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। कोई ज्वालामुखी आया है, वन्य जीवों का जो आवास है वहां पर, या भूकंप आया, तो उसके कारण भी वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो कारण है ये प्राकृतिक कारण है, और बाकी के अपन ने जो देखे ये मानव जनित कारण है, जिनके कारण जो है जो वन्य जीव है उनके आवास क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट होने के भी अपने को 4 कारण याद करने हैं। कोई 2 नंबर वाले प्रश्न में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला कारण क्या बताया अपन ने कि मानव जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण मानव ने आवास, कृषि, उद्योग आदि के लिए वन भूमि का उपयोग किया, जिसके कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए। दूसरा, जंगलों में खनन कार्य करने के कारण। तीसरा, समुद्रों में तेल टैंकर से तेल का रिसाव समुद्री जीवों के आवास को नष्ट कर रहा है। और ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आदि के कारण भी वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब तो नेक्स्ट बातों की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो पहले आप 3 इंपोर्टेंट बातें यहां पर देखेंगे। देखो इंपोर्टेंट बातें क्या है। भारत में वन्य जीव संरक्षण 1952 से लेकर के 1972 तक राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत होता था। तो देखो भारत के अंदर 1952 से लेकर के 1972 तक वन्य जीवों का जो संरक्षण किया जाता था वो राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत किया जाता था। किस नीति के अंतर्गत? राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत किया जाता था। उससे पहले वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कोई विशेष प्रकार के कानून नहीं थे। जो राष्ट्रीय वन नीति बनती थी उसी के अंतर्गत वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता था। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, देखो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। ये पहला कानून था जो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और ये कब बनाया गया? 1972 में। इस कानून का नाम क्या है? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरी बात देखो कि 1948 में
प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया और उस संस्था का नाम क्या है? IUCN। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल नेम है। आगे अपन जो प्रश्न पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। बाकी रिक्त स्थानों में आपको ध्यान में रखना है, मैंने अंडरलाइन जो मारा है वहां पर रिक्त स्थान बना करके आपको दिया जा सकता है। जैसे भारत में वन्य जीव संरक्षण खालिस्तान से खालिस्तान तक राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत होता था, तो 1952 से 1972। यह प्रश्न आ जाए कि भारत में वन्य जीव संरक्षण 1952 से 1972 तक खालिस्तान नीति के अंतर्गत होता था, तो राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत होता था। इसी तरीके से आ जाए प्रश्न कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए खालिस्तान में खालिस्तान बनाया गया था, तो आप लिख देंगे 1972 और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। इसी तरीके से 1948 में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था IUCN का गठन हुआ, तो यहाँ पर ये 1948 रिक्त स्थान में दिया जा सकता है और IUCN भी रिक्त स्थान में दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप रिक्त स्थानों का ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं से जुड़े हुए हैं, जो बातें अपन ने देखी है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए IUCN का पूरा नाम क्या है। तो IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या हिंदी में याद करें तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ। कोई सा भी एक याद कर लो, चाहे अंग्रेजी का चाहे हिंदी का, एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। IUCN का पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ। इसके बाद में ध्यान देना भाई, ये IUCN जो संस्था बनाई गई थी, ये जीव जंतुओं के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक पुस्तक जारी की और उस पुस्तक के अंदर उन जीवों का विवरण लिखा हुआ था जो कि संकटग्रस्त है या शीघ्र ही इस धरती से विलुप्त होने वाले हैं। तो ऐसे जीवों का संकलन एक पुस्तक में किया गया था और उस पुस्तक को अपन बोलते हैं रेड डेटा पुस्तक। तो देखो यहां पर एक प्रश्न है कि लाल आंकड़ा पुस्तक या रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो रेड डाटा पुस्तक IUCN के द्वारा जारी की गई एक पुस्तक है और रेड डाटा पुस्तक में संकटग्रस्त जीवों अथवा विलुप्त हो रही जातियों, उनके आवास और वर्तमान में उनकी संख्या को क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। तो ध्यान रखना, रेड डेटा पुस्तक जो है वो संकटग्रस्त वन्य जीव या लुप्त हो रही जातियों से संबंधित है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रेड डाटा पुस्तक या लाल आंकड़ा पुस्तक क्या होती है। तो आप वीडियो पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने नोट किया कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अब हाँ जी, देखो यहां पर एक क्वेश्चन है कि लाल आंकड़ा पुस्तक संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन भी आपको मिले हुए हैं, संकटग्रस्त वन्य जीवों से, दुर्लभ वन्य जीवों से, विलुप्त जातियों से, उपरोक्त सभी से। तो ध्यान रखना, लाल आंकड़ा पुस्तक केवल संकटग्रस्त वन्य जीवों से संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, संकटग्रस्त वन्य जीव। तो हमारा उत्तर हो गया ये ए वाला, संकटग्रस्त वन्य जीव। ठीक है, अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात देखो, IUCN ने विश्व की प्रजातियों को संरक्षण की दृष्टि से 5 वर्गों में विभाजित किया है। तो IUCN ने क्या किया है कि इस धरती पर जितने भी वन्य जीव है उनको संरक्षण की दृष्टि से 5 कैटेगरी में बांटा है। तो ये 5 कैटेगरी कौन कौन सी है, देखो, विलुप्त जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सभेद्य जातियां या अति संवेदनशील जातियां, और दुर्लभ जातियां और अपर्याप्त ज्ञात जातियां। तो इनकी जो परिभाषाएं हैं, उदाहरण हैं, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। एक IUCN ने विश्व की जो प्रजातियां हैं उसको संरक्षण की दृष्टि से 5 भागों में बांटा है, विलुप्त जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सभेद्य जातियां या अति संवेदनशील जातियां, दुर्लभ जातियां और अपर्याप्त ज्ञात जातियां। तो आगे के जो प्रश्न है उसमें अपन इन्हीं की परिभाषाएं और उदाहरण देखेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके पहले ये नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ू। ठीक है, जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन संख्या 26 है कि विलुप्त जातियां किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। तो देखो, विलुप्त जातियों का मतलब है जो इस धरती पर से विलुप्त हो चुकी है वर्तमान में, किसी समय धरती पर उपस्थित थी लेकिन वर्तमान में जो विलुप्त हो चुकी है, ठीक है, वो जातियां विलुप्त जातियां। तो देखो यहां पर विलुप्त जातियां या प्रजातियां,
ऐसी प्रजातियां जो अब विश्व में कहीं भी जीवित अवस्था में नहीं पाई जाती है वो विलुप्त जातियां कहलाती है। इसमें उदाहरण देखो आप, डायनासोर है, डोडो पक्षी है और राइनिया पादप। तो ये तीनों देखो, डायनासोर और डोडो पक्षी तो जंतु में है और राइनिया पादप है, तो ये किसी समय हमारी धरती पर उपलब्ध थे, पाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में इनका एक भी सदस्य जीवित नहीं है, ये विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन और इसका जो उत्तर है ये नोट कर लें, विलुप्त जातियां किसे कहेंगे, और इसके दो उदाहरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, संकटग्रस्त प्रजातियां किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। और ये प्रश्न आपके 2020 के अंदर पूछा भी गया है, इसके जो उदाहरण है ये पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। संकटग्रस्त प्रजातियां किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो देखिए, संकटग्रस्त प्रजातियां ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है तथा जिनका संरक्षण नहीं किया गया तो शीघ्र ही विलुप्त हो जाएगी, वो क्या कहलाती है, संकटग्रस्त जातियां कहलाती है। तो ऐसी जातियां जो कि क्या है, विलुप्त होने के कगार पर है और यदि उनके संरक्षण का उपाय नहीं किया गया तो वो शीघ्र ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी जातियां संकटग्रस्त जातियां हैं। अब इसमें देखो आप उदाहरण ध्यान रखना, गोडावण, गेंडा, चीता, बाघ, बगीरा, बब्बर, शेर। तो कम से कम अपने को कोई दो उदाहरण ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष रूप से आप इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 28 की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन संख्या 28 आप देख लीजिए। देखो, अति संवेदनशील या संवेद्य जातियां किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो अति संवेदनशील या संवेद्य जातियां वे जातियां जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में हैं, वो संवेद्य या अति संवेदनशील जातियां कहलाती है। तो ये वो जातियां हैं जो शीघ्रता से संकटग्रस्त होने की स्थिति में आने वाली, अभी संकटग्रस्त नहीं है लेकिन संकटग्रस्त कभी भी स्थिति में यह आ सकती है। तो इसमें उदाहरण देखो, जैसे यांक हुआ, नीलगिरी लंगूर हुआ, लाल पांडा, कोबरा आदि। तो ये अति संवेदनशील या संवेद्य जातियां हैं और शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में हैं। इसके बाद में देखो, दुर्लभ प्रजातियां किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो इसके भी आप देख लीजिए। दुर्लभ प्रजातियां ऐसी प्रजातियां जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है तथा जिनकी संख्या विश्व में बहुत कम है और निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती है, वो दुर्लभ प्रजातियां कहलाती है। जैसे हिमालयी भालू, विशाल पांडा, लाल भेड़िया, ग्यावन गेंडा आदि। तो यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है कि अति संवेदनशील और दुर्लभ प्रजातियों में क्या डिफरेंस हुआ, क्योंकि अति संवेदनशील ही शीघ्र संकटग्रस्त होने की स्थिति में है और दुर्लभ प्रजातियां भी शीघ्र संकटग्रस्त होने की स्थिति में है। जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि संवेद्य जातियां या अति संवेदनशील जातियां जो है किसी विशेष भौगोलिक परिस्थिति में पाई जाए जरूरी नहीं है, ये सब जगह भी पाई जा सकती, लेकिन दुर्लभ प्रजातियां केवल एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर ही पाई जाती, सभी जगह नहीं पाई जाती, केवल एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर ही क्या होती है, पाई जाती। तो मेजर डिफरेंस यही है कि अति संवेदनशील जातियों में ये शब्द नहीं जुड़ा हुआ है कि ये एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि दुर्लभ में क्या है, ये जुड़ी हुई बात है कि ये एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर ही क्या होती, पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है बात। तो दोनों का विशेष रूप से आप ध्यान रख लेना। इसके बाद में देखो, अपर्याप्त ज्ञात जातियां। तो देखो, अपर्याप्त ज्ञात जातियां वो जातियां हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को अभी ठीक प्रकार से कुछ भी जानकारी नहीं है या जिनकी खोज ही नहीं हुई है, लेकिन वो इस धरती पर विद्यमान है। तो इनके उदाहरण नहीं हो सकते क्योंकि ये हमें ज्ञात ही नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ऐसे कई सारे जीव है जो इस धरती पर है, लेकिन हम उनके बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं। तो देखो, अपर्याप्त ज्ञात जातियां, अपर्याप्त ज्ञात जातियां किसे कहते हैं, तो ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है लेकिन ये पृथ्वी पर विद्यमान अपर्याप्त ज्ञात जातियां या अपर्याप्त रूप से ज्ञात जातियां कहलाती हैं। तो ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है लेकिन ये पृथ्वी पर विद्यमान है, अपर्याप्त ज्ञात जातियां या अपर्याप्त रूप से ज्ञात जातियां कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये पांचों जो आपके परिभाषाएं दी गई है जो IUCN ने बांट रखी है, वो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है। इनमें से दो परिभाषाएं भी पूछी जा सकती, एक भी पूछी जा सकती, उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको नोट कर रहे होंगे
या आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपना काम चला सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ता हूं। हाँ जी, देखो वन्य जीवों के संरक्षण से क्या तात्पर्य है। 2 नंबर वाले प्रश्न में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वन्य जीवों के संरक्षण से क्या तात्पर्य है। तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि वन्य जीवों का वन्य जीव होते क्या। देखो 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाए तो सीधा ये लास्ट वाली लाइन आपको लिखनी है कि वन्य जीवों के आवास और उनके जीवन की सुरक्षा करके उनका संरक्षण करना ही क्या कहलाता है, वन्य जीव संरक्षण कहलाता है। 1 नंबर में यदि आए तो आपको ये लिखना है सीधा कि वन्य जीवों के आवास और उनके जीवन की सुरक्षा करके उनका संरक्षण करना ही वन्य जीव संरक्षण कहलाता है। लेकिन यदि ये प्रश्न 2 नंबर में आता है तो पहले आपको ये बताना है कि वन्य जीव क्या होते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन अपन देंगे। तो देखो सामान्य अर्थों में वन्य जीव उन जीव जंतुओं के लिए प्रयुक्त होता है जो प्राकृतिक आवास में निवास करते हैं, जैसे हाथी, शेर, गेंडा आदि। किंतु व्यापक रूप से वन्य जीव प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों की जातियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इस दृष्टि से यदि अपन देखें तो जो प्राकृतिक आवास में जीव जंतु निवास करते हैं उनके लिए अपन ने वन्य जीव शब्द काम में लिया है। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो इस धरती पर जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं वो सभी वन्य जीव है। मनुष्य खुद भी एक प्रकार का वन्य जीव है, ठीक है। तो वन्य जीवों के आवास और उनके जीवन की सुरक्षा करके उनका संरक्षण करना क्या कहलाएगा, वन्य जीवों का संरक्षण कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। यदि 2 नंबर में पूछा जाए तो पूरा लिखना है और 1 नंबर में पूछा जाए तो ये लास्ट वाली लाइन ही आपको क्या करनी है, यहां से लेकर के यहां तक की लिख देनी है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है भाई, ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं अब सुनिए भाई ध्यान से। देखो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 3 चीजों की स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, अभ्यारण्य होते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। तो इन तीनों के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क क्या होते हैं। तो यहां पर आप देखिए राष्ट्रीय उद्यान वे प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीव और प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। तो यहां पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीव और प्राकृतिक अवशेषों का क्या किया जाता, संरक्षण किया जाता। किसमें, राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं की चराई पर पूर्ण प्रतिबंध होता है तथा प्राइवेट संस्था द्वारा निजी कार्यों के लिए प्रवेश निषेध होता है। राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु विकसित किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात और विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रीय उद्यान का नियंत्रण, प्रबंधन और नीति निर्धारण किसके अधीन होता है, केंद्र सरकार के अधीन होता है। जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं या नेशनल पार्क होते हैं उनका जो नीति निर्धारण है, नियंत्रण है, प्रबंधन है, वो सब किसके हाथ में होता है, केंद्र सरकार के हाथ में होता है। तो आप विशेष रूप से ध्यान में रखना भाई जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीव और प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। पशुओं की चराई पर पूर्ण प्रतिबंध है। प्राइवेट संस्था द्वारा निजी कार्यों के लिए प्रवेश निषेध है। हाँ, राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम में लिया जा सकता है। और राष्ट्रीय उद्यान का नियंत्रण, प्रबंधन और नीति निर्धारण किसके हाथ में होता है भाई, केंद्र के हाथ में होता है। तो आप वीडियो पॉज करके या तो नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं अपन अभ्यारण्य की। तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। जी देखो अभ्यारण्य, तो अभ्यारण्य क्या है, तो राष्ट्रीय पार्क में और अभ्यारण्य में थोड़ा फर्क है, समझना बात को। यहां पर ऐसे सुरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र जिनमें वन्य जीवों के आखेट और अन्य विनाशकारी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है वो क्या कहलाते हैं, अभ्यारण्य। तो ऐसे सुरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र जहां पर आखेट मतलब शिकार करना मना है और इसके अलावा अन्य विनाशकारी गतिविधियां, अन्य विनाशकारी गतिविधियों का मतलब ऐसा कोई भी कार्य जिसके कारण वन्य जीवों का संकट, वन्य जीवों का जीवन संकट में आ सकता है, वो कार्य यहाँ पर बंद है। जैसे पेड़ों की वहां पर कटाई नहीं कर सकते जाकर के, पेड़ पौधों को जला नहीं सकते वहां पर जाकर के, खनन कार्य नहीं कर सकते, पहाड़ों को नहीं तोड़ा जा सकता है
क्योंकि इनके कारण भी जो वन्य जीव है उनके विनाश होने का खतरा बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे सुरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र जिनमें वन्य जीवों के आखेट एवं अन्य विनाशकारी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध हो वो क्या कहलाते हैं, अभयारण्य कहलाते हैं। अब देखो और बातें क्या है, अभयारण्य में निजी संस्थाओं को उसी स्थिति में प्रवेश की अनुमति होती है जब उनके क्रियाकलाप रचनात्मक है और इससे वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, एक विशेष बात जो अभयारण्य के बारे में आपको ध्यान में रखनी है कि अभयारण्य किसी जाति विशेष को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि विशेष प्रकार का जो पशु है या पौधा है उसकी जाति का संरक्षण किया जाता है। जो राष्ट्रीय उद्यान अपन ने पढ़ा है वहां पर तो क्या होता है कि पर्यावरण के साथ साथ सभी जो जीव जंतु उसमें रह रहे हैं उनका संरक्षण किया जाता है, लेकिन अभयारण्य में एक जाति विशेष पर या 2-3 जाति विशेष पर ही ध्यान रखा जाता, सबका ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे यहाँ आप उदाहरण दे सकते हो, सीता माता अभयारण्य हमारे राजस्थान के अंदर प्रतापगढ़ जिले में, तो इसमें विशेष रूप से उड़न गिलहरी को संरक्षण प्रदान किया जाता है। विशेष रूप से किसको, उड़न गिलहरी को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो अभयारण्य है उसमें किसी जाति विशेष का संरक्षण क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में सभी जातियों का संरक्षण किया जाता है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं भाई। हाँ जी, देखो जीवमंडल निश्चय बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। तो देखो ये एक विशेष प्रकार के क्षेत्र है। तो यहां पर क्या होता है कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए इनको शांत क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ पर आदिवासी भी रहते हैं, वन्य जीव भी रहते हैं और पेड़ पौधे भी रहते हैं। जैसे आदि मानव अपना जीवन यापन किया करता था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। बस यहाँ पर क्या होता है कि बाहरी प्रवेश निषेध होता है ना। तो देखो जीवमंडल निश्चय वे प्राकृतिक क्षेत्र जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित है। जीवमंडल निश्चय का उद्देश्य है प्राकृतिक आवास और उनमें पाए जाने वाले पौधे और प्राणियों की रक्षा और संरक्षण करना। तो यहाँ पर वो आदिवासी भी रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं और पेड़ पौधे भी रहते हैं, और आदिवासी अपना जीवन जो है सामान्य तरीके से यहाँ पर जीते हैं। यहाँ पर बाहरी जो लोग हैं उनका हस्तक्षेप नहीं रहता है। ठीक है, तो जीवमंडल निश्चय बायोस्फीयर क्या है ये भी आप नोट कर ले। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें और अपन देख रहे हैं। ठीक है, क्या नोट, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देख लीजिए अब कुछ महत्वपूर्ण सी बातें। देखो अब तक 128 देश है जिसके अंदर 669 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें से भारत में 18 क्षेत्र है। तो प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि भारत के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, तो आपको बताना 18, और टोटल विश्व के अंदर कितने हैं, तो 669 है। इसके बाद में दूसरा जो बात है वो भी इंपोर्टेंट है कि भारत में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया था, तो 1986 में नीलगिरी में ये बनाया गया था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी में अस्तित्व में आया था। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसके बाद में आप देखिए हमारे भारत के अंदर जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उनकी जानकारी दी गई है कि कहां पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमें ये पूरी सारणी याद करनी है। इसमें से कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो देखो भाई, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये असम राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये गुजरात में स्थित है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कर्नाटक में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में। देखो यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो कि भरतपुर में है। एक केलादेव अभ्यारण्य भी अपन पढ़ेंगे जो कि करौली जिले में आएगा। केलादेव अभ्यारण्य, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। और एक कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है, उत्तरांचल में। तो इनमें से ऐसे प्रश्न आ सकता है कि जैसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ऐसे इसमें से सारणी में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और 100% एक प्रश्न इन सारणियों में से आने वाला कोई ना कोई जिसमें से ऐसा पूछा जाएगा। आगे देखो भाई, राष्ट्रीय अभ्यारण्य की भी अपन बात कर लेते हैं। हमारे देश
देश में जो राष्ट्रीय अभयारण्य है उनकी बात करते हैं। तो देखो, भारत में स्थित राष्ट्रीय अभयारण्य निम्न प्रकार है। तो नागार्जुन सागर अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। हजारीबाग प्राणी विहार अभयारण्य बिहार के अंदर है। नाल सरोवर प्राणी विहार अभयारण्य गुजरात में है। मलानी अभयारण्य कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और ये प्रश्न पूछा गया है पहले कि मनाली अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रप्रभा प्राणी विहार अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। और केदारनाथ प्राणी विहार अभयारण्य कहां पर है? उत्तरांचल में है। तो यहां पर दो को मैंने इंपोर्टेंट लगाया, एक तो इसको, ये पहले पूछ चुका है, और एक इसको, ये पूछा जा सकता है। तो वैसे तो याद तो सभी करने हैं, लेकिन इन दोनों पर विशेष आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो, आगे बढ़ते हैं अपन। भारत राजस्थान में प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य निम्न है। तो इनमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो राजस्थान के अंदर जो वन्य जीव अभयारण्य है उनमें कौन से जीव का संरक्षण किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि अभयारण्य के अंदर एक जाति विशेष का संरक्षण किया जाता है, या 2 या 3 जातियों का विशेष रूप से संरक्षण पर ध्यान रखा जाता है। तो देखो यहाँ पर इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ देखो, यहां पर है पहला सरिस्का अभयारण्य जो कि अलवर में है, और यहां पर हिरण और गोडावण इन दोनों जंतुओं का क्या किया जा रहा है? संरक्षण किया जा रहा है। दर्रा अभयारण्य जो कि कोटा में है, और यहां पर बगेरा का संरक्षण किया जाता है। माउंट आबू अभयारण्य सिरोही के अंदर, यहां पर जंगली मुर्गे का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। ताल छापर चूरू है, तो इसमें काला जो हिरण है उसका संरक्षण किया जा रहा है। जवार सागर अभयारण्य कोटा में है, जहां पर घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। सीता माता अभयारण्य है प्रतापगढ़ में, जहां उड़ेल गिलहरी का संरक्षण किया जाता है। केला देवी अभयारण्य करौली के अंदर, जहां पर रीछ का संरक्षण किया जाता है। मैंने बताया था ना अभी, एक तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भरतपुर में है, और ये केला देवी अभयारण्य है जो कि कहां है? करौली में, और यहाँ पर रीछ का संरक्षण किया जाता है। नाहरगढ़ अभयारण्य है जयपुर के अंदर, जहां पर तेंदुआ और सियार का संरक्षण किया जाता है। तो इस सारणी में आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन सा अभयारण्य कहां है, और साथ में उनके अंदर कौन से जीव का संरक्षण किया जा रहा है, ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि जैसे प्रश्न पूछ ले कि उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में पाई जाती है। ऐसे पूछ ले कि रीछ कहाँ पाए जाते हैं, तो केला देवी अभयारण्य करौली के अंदर ये पाए जाते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको नोट कर सकते हैं। अब देखो कुछ और क्वेश्चन जो इन सारणियों से संबंधित है सारे प्रश्न, तो वैसे सारणी याद कर लेते हैं तो सब कुछ निश्चय हो जाएगा सारी चीजें। यहाँ पर भारत के प्रमुख जीव निश्चय भी देख लेते हैं एक बार अपन। तो देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। असम जो जीवमंडल निश्चय क्षेत्र असम है, उसके अंदर काजीरंगा मानस है। कर्नाटक केरल के अंदर नीलगिरी, ये भारत का पहला जो है जीवमंडल निश्चय क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व था पहला, ये कहां पर स्थित है? कर्नाटक केरल के अंदर स्थित है, जिसका नाम क्या? नीलगिरी। ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर नंदा देवी, पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन, मध्य प्रदेश में कान्हा, और राजस्थान के अंदर थार रेगिस्तान। तो देखो यहाँ पर ये जीवमंडल निश्चय जो है या बायोस्फीयर रिजर्व है उनके नाम है, और ये कौन से प्रदेश या राज्य में स्थित है उसके नाम है। तो ये सारणी भी अपने को ध्यान में रखनी है, प्रश्न आ जाए कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो अपन बता सकते हैं कर्नाटक केरल में है। ऐसे प्रश्न पूछ ले कि सुंदरवन जीवमंडल निश्चय कहां पर स्थित है, तो अपन बता सकते हैं भाई ये पश्चिम बंगाल में है। तो ये सारणी भी अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो वैसे सारणी अपने को ठीक से याद रखनी है सारी, कोई सा भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन फिर भी इन सारणियों में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगे हैं वो मैं आपको निकाल के बता रहा हूं। तो देखिए, देखो मनाली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 2018 में प्रश्न पूछा गया था। तो मनाली अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा देखो, सरिस्का अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सरिस्का अभयारण्य कहां पर है? अलवर जिले में स्थित है। और ये आपका जो मॉडल पेपर दिया है अभी 2021 का, उसमें प्रश्न दिया हुआ है।
ऐसे देखो प्रश्न, उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो ये प्रश्न भी आपके मॉडल पेपर 2021 में दिया गया है। तो उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में पाई जाती है। ऐसे देखो आगे कि काला हिरण किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो काला हिरण ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में पाया जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी है। और ये कहां पर है भाई? कर्नाटक केरल में स्थित है ये, है ना। कर्नाटक और केरल दोनों राज्यों के अंदर ये स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो भाई कर्नाटक केरल में स्थित है। ये कहां पर है? कर्नाटक केरल में स्थित है। कर्नाटक और केरल दो राज्य हो गए, दोनों में ये स्थित है। इसके बाद में आप देखो, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर ये स्थित है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके ये जो प्रश्न है बाकी के, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन हो गए, प्रश्न संख्या अपन 42 तक पहुंच चुके हैं। अब आज के वीडियो में इतनी ही बातें अपन लेकर के चलते हैं। अब देखो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, जो जल संरक्षण और प्रबंधन है, समाकलित जल संभर प्रबंधन है, वर्षा जल का जो संग्रहण है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन पर अपन बात करने वाले हैं। बस आप ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, जो बातें आपको बताता हुआ चल रहा हूं, उनको रिवीजन करते रहिए। ठीक है भाई, तो आज के वीडियो में इतनी ही बातों को अपन समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।